गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज जो मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ उसके अंतर्गत मैं कई टॉपिक्स कवर करूँगा और कई टॉपिक्स के अंतर्गत आपके नंबर और टाइप्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप चाहे कोई सा एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, चाहे रेलवे का ले लीजिए, चाहे एसएससी का ले लीजिए, चाहे यहाँ तक कि यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम ले लीजिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें भी आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो आपके क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरआरबी जेईई जहाँ न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके बाद कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दोनों को कवर करते हुए मैंने इसलिए लेक्चर्स शुरू किए थे जनरल साइंस के कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए आज जो टॉपिक कवर करूँगा उसमें सबसे पहले लूँगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले हमको 2 चीज़ समझनी पड़ेगी, एक सघन और विरल। सघन माध्यम, सघन और विरल, जिसको इंग्लिश में बोलते डेंस, इंग्लिश में विरल को बोलते रेयर। तो सघन क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं सॉलिड होता है, लिक्विड एंड गैस। 3 चीज़ें हुई आपके पास, सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ और गैस हुआ। अब देखिए, जिसका अधिक डेंसिटी है, जिसका अधिक घनत्व है, क्या है? अधिक घनत्व है, तो वह उतना अधिक सघन है। तो सबसे ज़्यादा सघन कौन सा होगा? सॉलिड हो गया, फिर लिक्विड हो गया, उसके बाद गैस। तो आपको मालूम पड़ गया ना, सबसे ज़्यादा जो सघन है वो क्या है? सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर गैस। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट इसी में याद रखो कि कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो यदि सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो आपतन बिंदु से दूर हटेगी। क्या होगी? सघन से विरल में जाएगी तो आपतन बिंदु से दूर हटेगी, जबकि विरल से सघन में आएगी तो आपतन बिंदु की ओर झुक जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा बता दूं, इसको पहले समझा दूं तो उसके बाद क्लियर करेंगे इस चीज़। इसे लेते हैं। जो प्लेन है आपका, माना जो प्लेन है आपका, जो प्लेन है, जो प्लेन है और जो नॉर्मल टू द प्लेन, इसको अभिलंब बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं अभिलंब, या बोल लीजिए आप नॉर्मल टू द प्लेन। इंग्लिश में बोल लो नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, जे कोई भी किरण आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम। अब माना जो दूसरा प्लेन, जो प्लेन है, जो ऊपर जो एयर मीडियम है, एयर है, सॉरी, ये एयर है और ये आपका गिलास है। यानी कि
जो रे इंसिडेंट हो रही है, यानी कि इंसिडेंट हो रही है कहाँ से आ रही है, एयर से, वायु से आ रही है, जबकि कहाँ, गिलास पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, दूसरा माध्यम कौन सा, गिलास। इसको शेप थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, सॉरी। ठीक है, माना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ईयर से, जो ऊपर वाला मीडियम आपका ईयर है, क्या है, ईयर है। ठीक है, ईयर से आई तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रकाश की किरण या कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। लेकिन अब ये देखिए, विरल से, जो ऊपर वाला जब ईयर है तो ये डेंस कम है, तो ठीक है, ये माध्यम क्या हो गया, विरल हो गया। क्या हो गया, विरल मीडियम, विरल। ठीक है, और नीचे वाला माध्यम क्या है, सघन है। क्या है, सघन गिलास। तो अब यहां से इधर जाएगी, यानी विरल से सघन में जाएगी, तो क्या होगा, आपतन बिंदु से, आपतन, एक मिनट जस्ट, देखिए ऊपर वाला मीडियम क्या है, विरल। अब विरल से जब सघन में जाएगी, किस में जाएगी, सघन में, तो आपतन बिंदु की ओर झुक जाती है। वैसे देखो इसको कैसे जाना चाहिए, बिल्कुल सीधे, वैसे जब ये जाएगी तो यूं जाना चाहिए, बिल्कुल सीधे। यूं सीधे। लेकिन जब ये विरल से सघन की ओर जाएगी तो ये आपतन बिंदु की ओर झुक जाती है, यानी कि इसकी ओर झुक जाएगी। शेप चेंज कर देते हैं हम, ये आपकी आपतन बिंदु की ओर झुक जाएगी। ठीक है, इसको सब ये देख लीजिए, आपतन बिंदु की ओर, इसको हटाओ, ये आपतन बिंदु की ओर झुक गई। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी अपवर्तन कोण और आपतन कोण। तो डेफिनेशन क्या होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। याद रखिए, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है और अपने मार्ग से विचलित हो रहा है। ठीक है, तो यही उसका अपवर्तन कहलाता है। अब इसके दो नियम है, आपको मालूम होना चाहिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। जो पहला नियम उसका था, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। किस पे, एक ही प्लेन पर होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक म्यूटांक होता है। इसको ऐसे लिख लो, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी आपतन कोण की जिया
और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको म्यू बोल लो या एन बोल लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? म्यू, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। इतना समझ में आया? चलिए, और म्यू बराबर क्या होता है? 1n2, ऐसे लिख सकते हैं 1n2, 1n2, यानी पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम टू द विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि प्रकाश की किरण निर्वात से किसी मीडियम में जा रही है, किसी मीडियम में, है ना, निर्वात से किसी मीडियम में जा रही, किसी माध्यम में जा रही है, ठीक है। तो म्यू बराबर लिखेंगे हम C/V। जी क्या है? जहां पर निर्वात में प्रकाश का वेग प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, देखो तो यानी कि म्यू क्या हो गया है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हिंदी में बोल लो निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है आपका? निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, म्यू बराबर C/V। समझ में आया? यानी निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन किसी माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, म्यू। एक मिनट फोन आ। अच्छा, इसको रिलेटिव में एब्सोल्यूट लिख लो, एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जबकि इसको हो जाता है रिलेटिव का मतलब होगा सापेक्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए जो एग्जाम में इसमें पूछा जाता है, एग्जाम्पल आपको लिख के दे दिया जाएगा और कहा जाएगा, पूछा जाएगा ये किसका एग्जाम्पल है, यानी एग्जाम्पल किस चीज़ का है। जैसे आपने देखा होगा तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तारे जो टिमटिमाते हैं यानी कि स्टार जो ट्विंकलिंग करते हैं, आपने देखा होगा यानी कि जब ऊपर की ओर देखते हो आकाश में नाइट में, तो आपको लगता है कि स्टार ट्विंकलिंग कर रहे हैं, यानी तारे टिमटिमा रहे हैं। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? इसका मेन रीजन यही है कि वायुमंडल कई लेयर का मिलकर बनता है, कई लेयर्स बनती हैं
वायुमंडल में कई लेयर होती हैं और कई लेयरों में उनकी अपने अपने डेंसिटी होती है। क्या हर लेयर की अपनी अपनी डेंसिटी होती है, जिसके कारण प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, और जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कहीं पर वो अपने यानी कि जो नॉर्मल टू द प्लेन है वहाँ से दूर की ओर जाता है। यानी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो कभी वो अपने आपतन बिंदु से झुकेगा भी और हो सकता है दूर भी जाए। तो बार बार लेयर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की इंटेंसिटी में ही फर्क पड़ता है, जिसके कारण वह बार बार ट्विंकलिंग करता हुआ आपको महसूस होता है। आपने देखा होगा जल में कोई सिक्का पड़ा हुआ है, जल में सिक्का पड़ा हुआ है और उसमें पानी डालते जाते हैं, उसमें बाल्टी में पानी भरते जाते हैं, तो क्या हुआ, जो सिक्का होता है आपको ऊपर की ओर दिखाई देता है। क्या होता है? ऊपर की ओर दिखाई देता है। ठीक है, तो यह भी इसी का एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तीसरा, जल में तैरती हुई मछली आपने देखा होगा जल में जो मछली डूबी हुई होती है ना, या जल में मछली तैरती है, वो अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? थोड़ी ऊपर दिखाई, ऐसा लगता है बिल्कुल आपके ऊपरी सतह पर है जो। वो क्यों दिखाई देता है? वो भी एक वही मेन रीजन है, क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा जल में किसी छड़ी को डुबो दो, किसी छड़ी को डुबोया जाता है, या जल में कोई छड़ी है उसको सीधी में रखोगे तो वो भी आपको टेढ़ी दिखाई देगी। कैसी? तिरछी दिखाई देती। कैसी? तिरछी दिखाई देती है। यानी जल में डूबी हुई किसी छड़ का तिरछा दिखाई देना भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल है। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्योदय से कुछ समय पहले कुछ समय पहले सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी इस क्षितिज में जाने पर भी सूर्य का दिखाई देना, यानी कि सूर्योदय से पहले, जैसे सूर्योदय होता है उससे कुछ समय पहले, बाद जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद भी सूर्य का इसका मुख्य सूर्योदय के कुछ समय पहले व सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी क्षितिज में जाने पर भी सूर्य का दिखाई देना, इसका भी मुख्य कारण यही है। क्या है आपका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और मेरे ख्याल से आप उठा के देखिए, एक एग्जाम्पल आपसे पूछा गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसके एग्जाम्पल आते हैं, आपको पता करना होता है एग्जाम्पल काय का है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा माना ये सघन है और ये विरल है, डेंस रेयर। अब कोई भी किरण जब सघन से विरल में जाती है, वैसे ले लेता हूँ उसको, ये देखिए सघन है आपका, ठीक है। अब सघन से विरल में जाएगी, किसमें, सघन से विरल में जाएगी, तो अपने आपतन बिंदु से दूर हट जाती है, आपतन बिंदु से दूर हटेगी, दूर हट गई। वैसे ये कहाँ होनी चाहिए थी, वैसे ये आपकी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, आपतन बिंदु से दूर हट गई। लेकिन जी आई है आपका, जैसे ही इसका मान बढ़ता जाता है, जैसे ही इसका मान बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट एक ऐसा आएगा कि जे अपवर्तन एंगल, जे वाला एंगल आर, जे बिंदु कहाँ हो जाए, 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो, 90, यानी जे अपवर्तन कहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट कहाँ पर पहुँच जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि जे शेप खींच देते हैं हम, जे आपका यहाँ पर आ गया, यानी कि जे आपका जो रिफ्लेक्शन एंगल है कितना हो गया, 90, ये 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी एक किसी विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री, कितना हो गया, 90 डिग्री। लेकिन जैसे ही इसका कोण 90 डिग्री होता है, इसका रिफ्लेक्शन इसके बाद नहीं हो पाता है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल ऑफ इंसिडेंस, वो सॉरी क्रिटिकल एंगल बोल लो, क्रिटिकल एंगल, इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। यानी इसके बाद ये तुम्हारे पास इसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। जैसे जैसे हम इसका मान और बढ़ाते हैं तो ये अपनी ही मीडियम में पुनः वापस हो जाता है, अपने मीडियम में। देखो यहाँ हुआ, जैसे इसका एंगल बढ़ेगा ये अपने मीडियम में पुनः वापस हो जाएगा। तो अब इसका क्या नहीं हो पाया, तो पुनः क्या रिफ्लेक्शन नहीं हो पाया और ये अपने माध्यम में पुनः वापस हो गया, ठीक है। तो अपने माध्यम में पुनः वापस हो जाना ही क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपने माध्यम किसी प्रकाश का किसी पृष्ठ पर टकरा कर अपने माध्यम में पुनः पूर्ण तरीके से वापस हो जाना ही क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। अब इसमें मेन टॉपिक था आपका समझना क्रिटिकल एंगल वाला, ठीक है, जी मैंने आपको बताया। अब म्यू बराबर हो जाता है इसमें फॉर्मूला 1/sin c, जहाँ c क्रांतिक एंगल है, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, जहाँ c क्या है, क्रांतिक कोण है। क्या बेटा, c क्या है, क्रांतिक कोण है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल इसके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल। आपने देखा हीरे का चमकना, हीरे का चमकना
ऑप्टिकल फाइबर का वर्क करना, या ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल, टूटे हुए कांच का, टूटे हुए गिलास का अधिक चमकना, गिलास का अधिक चमकना, किसी बर्तन पर कालिक या अधिक काला कर देने पर, कालिक पोत देने पर अधिक चमकना, रेगिस्तान, व ठंडे क्षेत्रों की मरीचिका जानते हो ना, परछाई सी बन जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और जहाँ भी आप अधिकतर देख लो चमकने वाला सिद्धांत आ जाए तो वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन कार्य कर रहा है। याद रखिए, जहाँ भी अधिकतर चमकने वाला प्रिंसिपल आ जाए तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कार्य कर रहा है। तो बिना सोचे समझे पूर्ण आंतरिक परावर्तन लगा दीजिए। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो, बस जो मैं बता रहा हूं वही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। जे आपने ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, और ये आपकी रेज आई कोई, ये रेज आ रही है, सनलाइट आ रही है, क्या आ रही है, सनलाइट। अब मैं केवल बताऊंगा, यानी किसी भी संदेश का, प्रकाश का या प्रिज्म से टकराकर अन्य रंगों में विभक्त हो जाना ही बड़ विक्षेपण कहलाता है। यानी कि किसी प्रकाश का प्रिज्म से टकराकर रंगों में विभक्त हो जाना ही बड़ विक्षेपण कहलाता है। अब इससे टकराई तो टकराने के बाद ये कई रंगों में विभक्त हो गई। ठीक है, अब ये 7 रंगों में विभक्त होती है। विबग्योर, मैं चाहता इसको बता सकता पूरा कंसेप्ट, लेकिन वो कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस बड़े विक्षेपण क्या किसे कहते हैं इतना आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश का किसी प्रिज्म से टकराकर कई रंगों में विभक्त हो जाना ही बड़ विक्षेपण कहलाता है। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये देखिए, इसमें जो विभक्त होगा वो एक क्रम होगा विबग्योर। पहला वायलेट, वायलेट को बोलते हैं बैंगनी, इंडिगो,
इंडिगो को बोलते हैं हमारे पास जामुनी, जामुनी। बी से ब्लू, ब्लू से तुम नीला। जी से ग्रीन। ए बाई से येलो। ओ से ऑरेंज। आर से रेड। ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, बिब ग्योर, यानी कि इस क्रम में ये प्रकाश डिवाइड होता है। अब इस क्रम में प्रकाश डिवाइड तो हुआ, लेकिन याद रखिए सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी वो रेड की होगी, रेड कलर की। किसकी होगी? रेड कलर की। रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी और सबसे कम होगी वायलेट की, सबसे कम। अब जब रेड कलर की सर्वाधिक होगी तो इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। स्कैटरिंग मीन्स विकिरण, फैलाव। स्कैटरिंग सबसे कम होगी लाल की, कम। तो लाल की स्कैटरिंग सबसे कम इसलिए होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? वायलेट की। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी? वायलेट की होगी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, आप लोग देखा होगा जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड कलर का यूज़ क्यों किया जाता है? खतरे के लिए आपने देखा ट्रेन के सिग्नल में या कहीं भी रेड कलर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। और नीला आपका प्राइमरी कलर होते हैं, याद रखिए। ठीक है, एक मिनट। इसी में एक टॉपिक आता है कि हमको जो वस्तु जिस कलर की दिखाई दे रही है, तो वह कलर हमको क्यों दिखाई देता है, वह कलर हमको क्यों महसूस होता है। इसमें एक कंसेप्ट है, सिंपल सा है कि यदि माना मैं ब्लू कलर की शर्ट पहने हूँ, तो एक बात कन्फर्म है कि जिस रंग का परावर्तन हो रहा है, यानी जिस कलर का परावर्तन हो रहा है वह आपको दिखाई देगा, जबकि जिस कलर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो आपको नहीं दिखाई देगा। याद रखिए, यानी जिस कलर का परावर्तन हो रहा है, यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है, याद रखिए जिस कलर का रिफ्लेक्शन हो रहा है वह आपको दिखाई देगा, जबकि जो एब्जॉर्ब हो रहा है, अवशोषण हो रहा है जिसका, वो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, नहीं दिखाई देगा। याद रखिए, इसलिए हमेशा याद रखिए, जो यदि कोई व्यक्ति ब्लैक कलर की शर्ट, रेड कलर की शर्ट जो भी पहनता है आपको दिखाई दे रहा है, यानी उस कलर का रिफ्लेक्शन हो रहा है जिसके कारण वह आपको दिखाई दे रही है, बल्कि अन्य उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही। अब कई बार पूछा जाता है, देखिए कोई भी वस्तु वाइट दिखाई देना या किसी कलर में दिखाई देना या ब्लैक दिखाई देना किस पर डिपेंड करती है। देखिए, यदि मैंने ये ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है तो ये मेरे को ब्लू क्यों दिखाई दे रही है। अक्सर इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट मिस्टेक कर जाता है। याद रखिए, कोई वस्तु उस कलर की आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उसी कलर का रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। यदि आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी कलर का रिफ्लेक्शन, उसी कलर का रिफ्लेक्शन हो रहा है,
परावर्तन हो रहा है तो दिखाई देगी, आपको दिखाई देगी, ठीक है। और एब्जॉर्ब हो रहा है, यदि एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपको नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाएगी, याद रखिए। यानी एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो नहीं दिखाई देगी, और जबकि रिफ्लेक्ट किया जाता है वो कलर आपको दिखाई देगा। समझ आ गया? अब कोई भी ऑब्जेक्ट बाइट, यानी कोई वस्तु बाइट दिखाई दे रही है तो इसका मुख्य रीज़न यही है कि यह सभी कलर को परावर्तित कर देती है, परावर्तित कर रही है, सभी कलर को कर देती है, ठीक है। और कोई वस्तु ब्लैक दिखाई दे रही है, ब्लैक, तो सभी कलर को, सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है, को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी किसी भी कलर को परावर्तित नहीं करती है। यानी ब्लैक है तो सभी को एब्जॉर्ब कर लेती है, किसी भी कलर को परावर्तित नहीं करती, जिस कारण यह ब्लैक दिखाई देती है। जबकि वाइट सभी कलर को परावर्तित कर देती है, जिसके कारण वह वाइट दिखाई देती है। अब इसी में एक टॉपिक आता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए, याद रखिए, जब हम नीचे से ऊपर तक देखते हैं तो यानी कि कई डस्ट पार्टिकल भी वायुमंडल में, क्या है? डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण, जिसको बोलते हैं धूल कण भी हैं पार्टिकल, ठीक है। तो आप जानते हो सबसे कम वायलेट यानी बैंगनी कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है ना, बैंगनी की सबसे कम होती है, और रेड की, लाल जिसको बोलते हैं, लाल की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। लेकिन डस्ट पार्टिकल होते हैं जिसके कारण उसका कलर क्या फैल जाता है, फैलता है। तो फैलेगा सबसे ज़्यादा किसका? बैंगनी का फैलेगा। किसका फैलेगा? बैंगनी का फैलेगा। अब बैंगनी कलर के फैलने के साथ साथ और इसका तो कम फैलेगा, लाल। और देखिए, बैंगनी का फैलेगा तो बैंगनी के आस, और इसके अपने बैंगनी के साथ साथ और कलर का भी क्या होता है? फैलाव होता है। क्या तो स्कैटरिंग होती है। तो बैंगनी के साथ अन्य कलर भी मिल जाते हैं। क्या होता है? वायलेट के साथ अन्य कलर का कंपोजिट मिक्सचर हो जाता है, प्लस अन्य अदर कलर, जिसके कारण एक कंपोजिट मिक्सचर हो जाएगा कलर का, और हमको ब्लू कलर का आकाश दिखाई देता है, ब्लू कलर का। बस आप याद रखिए इसमें यानी मेन कंसेप्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन ऑफ लाइट। ये काय के लिए होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। दूसरा इसी में है सूर्योदय के पहले, है ना, और सूर्यास्त के बाद भी आपको सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है ना? सूर्योदय से उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद भी आपको सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है ना? तो इसका मुख्य रीजन यही है कि रेड कलर की क्या है? वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसके कारण वह हमको लाल दिखाई देता है। यानी कि इसका मुख्य कंसेप्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये आज के वीडियो के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस थे वो एक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस थे। इनके बस एग्जाम्पल दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई गलती नहीं करेंगे। इसके बाद यानी जो मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन कवर करते हुए चला रहा हूँ, ठीक है। और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।